तो चलिए साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। और मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया सेटअप लेकर के। बहुत अच्छा सा अब जो आपको वीडियो में क्लैरिटी दिखेगी वो बिल्कुल प्योर दिखेगी। उसके साथ हम कंप्रोमाइज अब नहीं करेंगे और कंटेंट में भी कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो अभी जो आगामी रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये साइंस की क्लास बहुत दमदार साबित होगी। और एसएससी जीडी हो गई या एसएससी सीजीएसएल हो गई, इनमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी बेहतर साबित होगी ये क्लास। ये इतना मैं आपसे दावा कर सकता हूं। और आपको पता है आज के जीवन में सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सक्सेसफुल आदमी को ही इज्जत देता है और जो अनसक्सेसफुल है उसको इज्जत नहीं मिलती, चाहे उसने कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की हो। आप में से भी बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो मेहनत करते होंगे, भरपूर मेहनत करते होंगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। तो जो समाज है वो कितना आपको अलग थलग रखता है ये आप सभी को पता है। तो जो लड़का होता है उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई भरी होती है और ये लोग समझते भी नहीं हैं। अगर आप लड़के हैं तो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा और उसी बात के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे कि अगर आप किसी लड़के से पूछोगे दिन में कि कैसा चल रहा है तो वो क्या कहेगा? बिल्कुल सब बढ़िया, बिल्कुल ओके चल रहा है। इसी बात पर एक शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कभी कभी अकेले में रोना भी तो पड़ता है, कभी कभी अकेले में रोना भी तो पड़ता है, सारे दिन की झूठी हंसी को धोना भी तो पड़ता है। हम तो ये सोचकर बिता रहे हैं वक्त अपना, हम तो ये सोचकर बिता रहे हैं वक्त अपना कि जिंदगी बोझ ही सही पर ढोना भी तो पड़ता है, जिंदगी बोझ ही सही पर ढोना भी तो पड़ता है। साथियों, आज तक आपने अपनी जिंदगी को ढोया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर साइंस आपके फ्यूचर में या आपके सक्सेस में बाधा बन रही है तो यह मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि साइंस आपके लाइफ में या सक्सेस होने में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम हाई लेवल तक की जो साइंस है वो पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैनल के ऊपर मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई भी है, केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर भी दिए हैं और फिजिक्स के कुछ लेक्चर भी दिए हैं, लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे फिजिक्स, और वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो छोड़ो, आज हम नया टॉपिक नए तरीके से और बिल्कुल बेसिक से पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं साइंस को। और साइंस में भी किसको? फिजिक्स को, जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है और ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में से ही आते हैं रेलवे के अंदर। अगर आप एएलपी की बात करो, ग्रुप डी की बात करो, एनटीपीसी की बात करो, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स के आते हैं। तो फिजिक्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ और सपोर्ट चाहिए, वो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपसे मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भौतिक विज्ञान या फिर जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स नाम का ये जो शब्द है ना, ये शब्द बना है फ्यूसिस नाम के शब्द से। फ्यूसिस, फ्यूसिस नाम के शब्द से किस शब्द का निर्माण हुआ? फिजिक्स शब्द का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब फ्यूसिस शब्द से ही फिजिक्स शब्द को लिया गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये फ्यूसिस क्या है? आपने फिजिक्स को तो बता दिया कि इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, लेकिन इस फ्यूसिस का क्या मतलब है? तो साथियों इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर। यानी कहने का मतलब भौतिक विज्ञान एक प्रकार की प्रकृति है, एक प्रकार का नेचर है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ हो गया प्रकृति या फिर नेचर। अब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में दो प्रकार के घटक होते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रकृति के घटक कितने हैं? तो साथियों इस प्रकृति के घटक हैं दो। पहला जो घटक है वो है विजिबल, विजिबल। आपका दूसरा जो घटक है वो है इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है दृश्य,
इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, अनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदृश्य। तो यानी कहने का मतलब हमारी जो प्रकृति है वो दो घटकों से मिलकर के बनी है, एक तो विजिबल यानी दृश्य और एक इनविजिबल यानी अदृश्य। दृश्य का मतलब आप जिसे देख सकते हैं और इनविजिबल मतलब अदृश्य मतलब जिसको आप नहीं देख सकते। तो जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम नहीं देख सकते उन सब से मिलकर के क्या बना, प्रकृति बना, नेचर बना। और नेचर से ही किसका निर्माण हुआ, फिजिक्स का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि जो दृश्य होते हैं, दृश्य यानी जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे घटक जिसको हम देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो साथियों जो पदार्थ होता है, पदार्थ, पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है द्रव्य। एक होता है आपका द्रव, द्रव यानी लिक्विड अवस्था, और एक होता है आपका द्रव्य। इन दोनों में फर्क है, द्रव्य और द्रव में फर्क है, ये आपको समझना है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस, सब्सटेंस। और साथियों जो अदृश्य होता है, अदृश्य, उसको कहा गया ऊर्जा। तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो क्या है, अदृश्य है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी एक ऊर्जा खपत हो रही है, यानी ऊर्जा की हानि हो रही है, या फिर मेरे शरीर से ऊर्जा निकल रही है, वो ऊर्जा आपको नहीं दिखाई दे रही है। यानी मैं जितनी ऊर्जा बर्न कर रहा हूं वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन साथियों ये जो पेन है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपका क्या है, द्रव यानी पदार्थ है। और जो मैं बोल रहा हूं और बोलने से जो मेरी ऊर्जा, जो एनर्जी खत्म हो रही है वो क्या है, आपकी अदृश्य है, यानी वो आपका अनविजिबल है। तो ये जो नहीं दिखाई दे रही है वो भी फिजिक्स है, और जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी क्या है, आपका फिजिक्स है। लेकिन जिसको हम देख सकते हैं उसको कह देते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य, और जिसको हम नहीं देख सकते उसको हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, एनर्जी। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल। अब बात आती है कि ये पदार्थ क्या है और ये ऊर्जा क्या है, यानी हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत। एक को हम देख सकते हैं, एक को हम नहीं देख सकते, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि पदार्थ हम किसको कहते हैं, पदार्थ हम उसको कहते हैं जिसका कुछ न कुछ भार होता है, जिसके अंदर कुछ वेट होता है, जिसके अंदर कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, यानी जो थोड़ा बहुत स्पेस को कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं यहां रखूंगा तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्थान घेरेगा। कितना भी घेरो लेकिन घेरेगा जरूर। और इसका कुछ ना कुछ क्या है, भार भी है। इसका मतलब ये पदार्थ है, और साथियों जो स्थान घेरता है वो भी क्या होता है, पदार्थ होता है। अब बात आती है कि ये जो आपको ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, यानी इस पदार्थ का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जिसमें क्या न हो, भार न हो, जिसमें क्या नहीं हो, भार नहीं हो, जो क्या न करता हो, स्थान न घेरता हो। स्थान जो नहीं घेरता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं ऊर्जा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने से जो मेरी ऊर्जा खपत हुई है उसका कोई भार है, क्योंकि उसको आप नाप नहीं सकते, वो स्थान घेर रही है। आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं घेर रही, इसका मतलब ये क्या है, ऊर्जा है। तो यहां तक आपको कवर हुआ होगा कि जो फिजिक्स नाम का शब्द है वो बना है फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस का मतलब प्रकृति या फिर नेचर होता है। नेचर या प्रकृति के दो घटक होते हैं, एक होता है आपका विजिबल और एक होता है आपका अनविजिबल, यानी दृश्य और अदृश्य। दृश्य हम किसको कहते हैं, पदार्थ, द्रव्य या फिर सब्सटेंस, एक ही बात है। इनको हम क्या कहते हैं, विजिबल यानी दृश्य कण कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा को, ऊर्जा या एनर्जी को हम क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। जो भार, जिसका भार होता है वो क्या होता है, आपका पदार्थ होता है। जो स्थान घेरता है प्रकृति के अंदर वो क्या होता है, आपका पदार्थ होता है। जिसका भार नहीं होता और जो स्थान नहीं घेरता उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद आपसे मैं इतनी कर सकता हूं।
चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स बनाओगे तो अच्छे से आपको याद भी होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। तो नोट्स बना के आपको चलनी, इसलिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब बात आती है कि फिजिक्स के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि फिजिक्स है क्या, मतलब फिजिक्स किस से बना है, यानी फिजिक्स जो बना है वो प्रकृति से बना है, सीधा साधा अर्थ ये है। लेकिन फिजिक्स की परिभाषा क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यानी कहने का मतलब सीधी सादी भाषा का मतलब ये है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स हमारे काम क्या आती है। तो साथियों, अभी अभी हमने दो शब्द पढ़े हैं हमने। एक तो हमने पढ़ा है द्रव्य यानी पदार्थ, और एक हमने पढ़ा है ऊर्जा। तो इन दोनों के ऊपर ही क्या टिकी हुई है आपकी, इन दोनों के ऊपर टिकी हुई है फिजिक्स। कहने का मतलब फिजिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीजों का आभास कराती है, दो चीजों का अध्ययन करवाती है। किस किस का, एक तो आपका पदार्थ का और एक आपका ऊर्जा का। आपके दिमाग में ये सेट हुआ होगा कि फिजिक्स क्या है। कोई आपसे पूछ ले फिजिक्स किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जो हमें द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा, द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा, और इन दोनों का जो आपसी संबंध होता है, इन दोनों के बीच में जो आपस में संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अध्ययन करवाती है। उनके दोनों के आपसी संबंध के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। एक बार फिर से सुनना कि विज्ञान की ऐसी शाखा जो हमें द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा, और इन दोनों के आपस में जो संबंध होता है, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि जो फिजिक्स है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा के बारे में क्या करवाती है, अध्ययन करवाती है। यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि फिजिक्स के प्रकार, लिखना साथियों ये। अब बात करते हैं फिजिक्स के प्रकार। फिजिक्स कितने प्रकार की होती है? फिजिक्स साथियों वो दो प्रकार की है। इसके जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, दो। इसके प्रकार दो हैं। एक नंबर आपका है क्लासिकल फिजिक्स, और एक जो है आपका वो है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कहने का मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको कहा जाता है परंपरागत या फिर चीर सम्मत भौतिकी। और साथियों जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका अर्थ होता है आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी। फिजिक्स कितने प्रकार की है? फिजिक्स आपकी दो प्रकार की है। एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स और एक है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है परंपरागत या फिर चिर सम्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। क्लियर यहां तक? चलिए, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये सन 1900 से पहले हमारे काम आती थी। 1900 से पहले हम इसको काम में लेते थे, आज भी काम में लेते हैं, लेकिन 1900 के बाद इसमें कोई ज्यादा अपडेट नहीं हुआ। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये 1900 के बाद की, यानी सन 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसको हम किसके अंदर शामिल कर लेते हैं? उसको हम शामिल कर लेते हैं मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिकी में। और सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसमें हम किसको शामिल कर लेते हैं? उसमें हम शामिल कर लेते हैं क्लासिकल या फिर परंपरागत भौतिकी को। यानी कहने का मतलब ये जो फिजिक्स है ये है पुरानी, और ये जो फिजिक्स है ये क्या है, आपकी नई। आप ये समझ सकते हो मोटा मोटी, पुरानी फिजिक्स और नई फिजिक्स। अब बात आती है कि क्लासिकल यानी परंपरागत नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा परंपरागत, यानी जो परंपराओं से चलती आ रही है, चलती आ रही है, उसको हम कहते हैं परंपरागत या फिर क्लासिकल फिजिक्स। और इस नाम से आप समझ सकते हैं आधुनिक मतलब आज के टाइम में,
आज के टाइम में जो हमारे फिजिक्स काम आ रही है उसको हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। क्लियर है? चलिए अब बात आती है कि इस परंपरागत या फिर इस क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन थे, यानी इस क्लासिकल फिजिक्स को किसने बनाया था। तो इसके जो जनक या जो पितामह है, पितामह मतलब फादर, इसके जो फादर हैं वो कौन है? इसके फादर हैं न्यूटन। न्यूटन, वही न्यूटन सेब वाला जो सेब उनके सिर्फ सर पे पड़ा था और उस सेब ने इस दुनिया को बदल के रख दिया था। न्यूटन साहब को आप जानते हैं, हमारी जो विज्ञान है उसमें बहुत बड़ा योगदान न्यूटन साहब का है, इनको तो आप जानते ही हैं। तो ये न्यूटन जो है उन्होंने ही क्या बनाई थी? इस क्लासिकल फिजिक्स की खोज की थी, या इस न्यूटन ही क्या है? इस क्लासिकल फिजिक्स या फिर परंपरागत भौतिकी के क्या है? जनक हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परंपरागत भौतिकी के जनक कौन है? तो न्यूटन। इसी प्रकार से ये जो आपकी आधुनिक भौतिकी है इसके जो जनक है वो कौन है? इसके जनक हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन भी बोल देते हैं, आइंस्टाइन भी बोलते हैं। तो वही आइंस्टाइन भी जो है उन्होंने क्या बनाया था? आधुनिक भौतिकी का खोज किया था, यानी ये क्या है? जनक है, या आधुनिक भौतिकी के क्या है? जनक। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? आपके सर आइजक न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें कोई अपडेट नहीं होता, नया अपडेट आपको नहीं मिलेगा, नया अपडेट आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक का नाम देख करके ये बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक किस फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें क्या होगा? न्यू अपडेट होगा, नई नई बातें अपडेट होती रहेंगी डेली या रोजाना। उसको हम किसके अंदर शामिल करेंगे? आधुनिक भौतिकी में। जिसमें कोई अपडेट नहीं होता उसको हम किसके अंदर शामिल कर लेंगे? उसको शामिल कर लेंगे और ये जो आपकी आधुनिक भौतिकी है इसमें रोज नए नए अपडेट आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं। उसको हम किस में शामिल कर लेते हैं? मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी में शामिल कर लेते हैं। क्लियर हुई तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स की, कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है। देखो, बात अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की करें तो इसके अंदर कुछ टॉपिकों को शामिल किया गया है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? तो यांत्रिकी में हम पढ़ते हैं गति और उसके उपकरणों के बारे में। गति और उसके उपकरण जो है वो किसके अंदर पढ़े जाते हैं? वो पढ़े जाते हैं यांत्रिकी के अंदर, यानी मैकेनिक्स के अंदर। यानी गति, कौन कौन सी गति? जैसे आपकी 2D गति, 1D हो गई, 1 डायमेंशन, 2D, 3D, है ना, रेखीय, कोणीय, वृत्तीय। ये जो गतियां हैं ये किसके अंदर पढ़ेंगे? हम यांत्रिकी में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब गति के जो नियम थे वो पहले दे दिए गए थे, अब उन नियमों में कोई अपडेट नहीं होता। जो 1D आपकी गति है उसमें कोई नया अपडेट नहीं है, जो स्टार्टिंग में बनी थी वैसे की वैसे परिभाषा आगे रहेगी, उसमें कोई नया अपडेट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यांत्रिकी है वो किसके अंदर आ जाती है? वो आ जाती है क्लासिकल फिजिक्स में। भौतिकी में इसको शामिल कर लिया गया, इसमें कोई अपडेट नहीं होता इसलिए। क्लियर? इसके बाद जो दूसरा आता है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट जो दूसरा आता है, पहला तो दूसरा जो है वो यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जिसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाश के बारे में आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था बहुत पहले कि प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, एक होती है आपकी वेव और एक होती है आपकी पार्टिकल। वेव मतलब तरंगीय गति, तरंगीय प्रकृति, और यानी एक आपकी कण प्रकृति। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है, यानी द्वैत प्रकृति का होता है प्रकाश,
एक आपकी वेव प्रकृति यानी तरंगीय प्रकृति, और एक आपकी पार्टिकल यानी कणीय प्रकृति। तो इसमें नया कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। और प्रकाशिकी में हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाशिकी के अंदर हम पढ़ लेंगे अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, दर्पण हो गया, समतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनके बारे में हम पढ़ते हैं किसके अंदर, प्रकाशिकी में। और ये प्रकाशिकी किसके अंदर शामिल कर लिया गया, ये आपका कर लिया गया शामिल किसके अंदर, परंपरागत या फिर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। क्लियर है यहां तक? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स है उसका पार्ट है वो कौन सा है, यानी क्लासिकल फिजिक्स का आपका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो है वो है उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स है, उसको भी हमने किसके अंदर शामिल किया, उसको भी हमने क्लासिकल फिजिक्स के अंदर शामिल किया। थर्मोडायनेमिक्स के तो उष्मागतिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बात करते हैं जो आपको हीट वगैरह है, हीट वगैरह है हीट वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। ये कहीं आपको ये टॉपिक है, तो हीट वगैरह है उसमें नया कोई अपडेट नहीं है, यानी जो स्टार्टिंग में बनी थी उससे दोनों से पहले वही अपडेट आज हम पढ़ते हैं। और जो इसमें कोई भी नया अपडेट होगा तो उसका पॉइंट बन जाएगा, उसकी एक नई शाखा बन जाएगी भविष्य में। कभी भी अगर उसमें कोई नया मतलब होती है तो उसको इसके अंदर नहीं करेंगे, उसको नाम से आधुनिक भौतिकी में क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपका टेम्परेचर है, इंजन है, हीट इंजन है, या फिर जो हीट यानी उष्मा है, वो किसके अंदर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं उष्मागतिकी। तो ये आपका क्या है, आपका। इसके बाद जो साथियों स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी के हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आवेश के बारे में, प्रवेश के बारे में, धारा के बारे में, चुंबकत्व के बारे में, चुंबकत्व के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। तो ये जो आपने स्पेशल में पढ़ा है वही है, इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, वो भी आपको क्लासिकल फिजिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? आवेश हो गया, धारा यानी आपको जो विद्युत होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, और चुंबकत्व के बारे में भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका 5 नंबर आता है वो आता है द्रव गतिकी। द्रव गतिकी आपका है 5 नंबर। द्रव गतिकी फ्लूइड जो डायनेमिक्स है उसके बारे में उसको कहते हैं द्रव गतिकी। और द्रव गतिकी में हम किसको पढ़ते हैं, कैसे फ्लो को पढ़ते हैं, प्लावन को पढ़ते हैं, पानी के अंदर क्यों नहीं डूबती है, डूबती है तो क्यों डूबती है ना। जो हमारी बत्ती होती है, मतलब बत्ती जिसको बोलते हैं, उसमें जलाने की जो बत्ती होती है उसमें नीचे से जो मतलब द्रव है या फिर जो तेल वगैरह है वो ऊपर क्यों चढ़ता है, किस तत्व के कारण चढ़ता है। तो वो सारी बातें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम द्रव गतिकी में पढ़ेंगे। तो इतने सारे जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं, वो है आपके साथियों इस क्लासिकल फिजिक्स के। इस क्लासिकल फिजिक्स के इतने पार्ट हैं, इतने पार्टों में किसको शामिल करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स में शामिल कर लिया। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं क्लासिकल फिजिक्स के। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं दूसरी फिजिक्स की जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। चलिए ले लिया, चलो देखो अब देखो आगे। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है फिजिक्स का वो है, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स या फिर प्रभावित भौतिकी। प्रभावित भौतिकी
मॉडर्न फिजिक्स या फिर भौतिकी के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं भौत या फिर मॉडर्न फिजिक्स। चलिए मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के जो पितामह हैं वो कौन है, इसके जो पिता हैं वो कौन है, आइंस्टीन। आइंस्टाइन जो है वो इसके पिता हैं। और इसके पीछे पता भी होगा कि आइंस्टाइन जो साहब हैं उन्होंने एक समीकरण दिया था और इनका जो समीकरण है वो है E बराबर mc स्क्वायर, ये इसकी समीकरण है। और इस समीकरण को ही क्या कहा गया, इस समीकरण को एक नियम का नाम दे दिया गया, इसको कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है साथियों वो किया था आइंस्टाइन। और सापेक्षता के सिद्धांत का गणितीय रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गणितीय रूप क्या है, तो इसका गणितीय रूप है E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पर जो E है, E का मतलब है द्रव्यमान, सॉरी E का मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा, और m का मतलब है मास, द्रव्यमान। E का मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी, और m का मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, और C यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। अब इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इन दोनों नामों से वो भी आपको याद रखना है। इस नियम का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम किसने प्रतिपादित किया, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो प्रतिपादित किया था आइंस्टाइन। यानी कहने का मतलब इस समीकरण से हमें क्या देखने को मिलता है, इस समीकरण से हमें द्रव्यमान और ऊर्जा के आपस में जो संबंध है उसको देखने को हम देख सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। यानी एनर्जी यानी ऊर्जा है और आपका जो मास यानी जो द्रव्यमान है उसमें आपस में क्या संबंध है, ये देखने के लिए आप किसका सहारा लोगे, इस समीकरण का सहारा लोगे, E बराबर mc स्क्वायर का सहारा लोगे, जो किसने प्रतिपादित किया था, ये प्रतिपादित किया था आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्लासिकल फिजिक्स में उसमें ज्योमेट्री की हो गया, प्रकाशिकी हो गया, की हो गया, वो आपके क्लासिकल फिजिक्स के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से गैजेट होते हैं, जैसे आपका एक नंबर कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर। दूसरा आपका जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया। तीसरा आपका जैसे रोबोट हो गया, रोबोट। आप इसको देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है नए करते रहते हैं, नए नए कंप्यूटर बनते गए हैं। पहले कंप्यूटर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और आज देखो पॉकेट कंप्यूटर आ गए, बिल्कुल आप कंप्यूटर को अपनी जेब में रख सकते हो। तो ये अपडेट हुआ है, नया नया अपडेट हुआ है, तो इसको हमने किसके अंदर शामिल कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स में शामिल कर लिया। इसी प्रकार से मोबाइल की बात करें तो देख सकते हो आप आज से 20 साल पहले मोबाइल, ये आपके जो स्क्रीन टच मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन ये नहीं थे। आज देखो कितने कितने हाई लेवल के, हाई रेजोल्यूशन के आपके मोबाइल्स फोन आते हैं, कितने महंगे महंगे फोन आते हैं, है ना। तो इतने हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो ये किस श्रेणी में आ जाती है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। इसी प्रकार से रोबोट की बात करें तो रोबोट्स तो कहना ही क्या है, रोबोट्स की बात ये अलग है। रोबोट्स तो मतलब बहुत लोगों की नौकरी है वो छीन लिया रोबोट्स ने। यानी जो व्यक्ति काम कर सकता है, जो एक इंसान काम कर सकता है, वैसा ही काम कौन करता है, वैसा ही काम रोबोट कर सकता है। इसमें हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो इसको हमने किसके अंदर शामिल कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स में शामिल कर लिया। अब यहां पर बात आई रोबोट्स की, तो रोबोट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। रोबोट्स जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इस रोबोट शब्द का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। जैसे आप घर में एक मजदूर रखते हैं, बंधुआ मजदूर रखते हैं, तो उस मजदूर को वही काम करता है वो। तो इसी प्रकार से रोबोट को आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसी इंस्ट्रक्शन पर ये क्या करेगा, काम करोगे।
ये कंप्लेंट करेगा। इसका हिंदी रूप क्या है? इसका हिंदी रूप है बंधुआ मजदूर। इसको हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर। बात करते हैं रोबोट्स की, तो सबसे पहला यानी जो प्रथम रोबोट है वो कब बना था? प्रथम जो रोबोट बना था वो 1913 में बना था। प्रथम रोबोट कब बना था? 1913 में बना था, और उस रोबोट का नाम था वीर। वीर नाम का रोबोट था, वो दुनिया का पहला रोबोट है। वीर नाम का जो रोबोट है वो क्या है? दुनिया का पहला रोबोट है। और बात अब बात आती है कि भारत में प्रथम कब बना? भारत में फर्स्ट, भारत में अगर प्रथम की बात करें तो भारत में जो प्रथम बना था उसका नाम था ब्रावो। ब्रावो ब्रावो नाम का जो रोबोट था वो भारत का पहला रोबोट था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत का प्रथम रोबोट का नाम क्या था? ब्रावो। और दुनिया के पहले रोबोट का क्या नाम था? जॉर्ज। एक सोफिया नाम का सोफिया नाम का एक रोबोट है साथियों। सोफिया नाम का रोबोट, इसकी आपको मैं बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोफिया नामक जो रोबोट है इसको सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता प्रदान किया 2017 में। यानी सोफिया नामक जो आपका रोबोट है उसको सऊदी अरब ने क्या किया? नागरिकता प्रदान की है। यानी जैसे हमें नागरिकता प्रदान है उसी प्रकार से इस सोफिया नामक रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। कब की है? 2017 में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है साथियों, यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने इस सोफिया को एक चैंपियन अवार्ड दिया। चैंपियन अवार्ड। अब इसके बारे में खास बात यह है कि ये जो चैंपियन अवार्ड है ये मिलता है एक पुरुष को, एक महिला को। यानी कहने का मतलब पुरुष या महिला को मिल सकता है, एक व्यक्ति को मिलता है, न कि किसी निर्जीव वस्तु को। ये पहली बार हुआ कि इस यूएन ने सोफिया नामक रोबोट को पहली बार चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया। कहने का मतलब चैंपियन अवार्ड दिया गया था उसे रोबोट को। किसने दिया? यूएन ने। ये चैंपियन अवार्ड ये किसी व्यक्ति विशेष को मिलता है, किसी निर्जीव वस्तु को नहीं मिलता, लेकिन यूएन ने इस चैंपियन अवार्ड से इस सोफिया नामक रोबोट को भी नवाजा। इसका मतलब पहला एमानो जो अवार्ड दिया गया चैंपियन अवार्ड, वो किसको मिला? वो मिला आपका सोफिया को। और बात करते हैं रोबोट के बारे में। अगर रोबोट की बात करें तो एक सुना होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई नाम का जो देश है इसने एक रोबोट है, रोबोट जिसका नाम है रोबोकॉप। रोबोकॉप नाम का एक रोबोट है, संयुक्त अरब अमीरात ने पुलिस के अंदर शामिल किया है। किसके अंदर शामिल किया है? पुलिस के अंदर शामिल किया है। जैसे पुलिस में भर्ती होती है एक जवानों को लिया जाता है, इसी प्रकार से इस रोबोकॉप नाम के रोबोट को इस संयुक्त अरब अमीरात नामक देश ने अपनी पुलिस के अंदर क्या किया? भर्ती किया है। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो इंदौर पुलिस है उसने भी क्या किया? इस रोबोकॉप नाम के रोबोट को अपनी पुलिस में शामिल किया। इंदौर पुलिस ने भी क्या किया? इस रोबोकॉप नाम के जो रोबोट है उसको अपनी पुलिस में शामिल किया। ये बात में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बात इंपॉर्टेंट और है इस रोबोट के बारे में साथियों, एक यहां बताते हैं रोबोट के बारे में। एक सैम नाम का रोबोट है, सैम रोबोट। सैम नाम का रोबोट, इस सैम नाम के रोबोट को न्यूजीलैंड की सरकार ने 2020 में इलेक्शन के अंदर खड़ा किया था। इलेक्शन के अंदर कौन खड़े होते हैं? व्यक्ति खड़े होते हैं, पुरुष या महिला। लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार ने असेंबली इलेक्शन के अंदर 2020 में एक रोबोट को खड़ा किया, और उस रोबोट का क्या नाम था? उस रोबोट का नाम था सैम।
तो देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया नया अपडेट आता रहता है, इसलिए इसको किसके अंदर शामिल कर लिया गया, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया इस मॉडर्न फिजिक्स में, इस आधुनिक भौतिकी के अंदर इसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया। क्लियर यहां तक बात? स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है आपका वो है यानी नाभिकीय भौतिकी। 2 नंबर जो है आपका वो है दूसरा जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसमें भी नए नए अपडेट आते रहते हैं नाभिकीय भौतिकी में। और नाभिकीय भौतिकी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में, एक तो पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में, नाभिकीय संलयन के बारे में, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे नाभिकीय फिजिक्स में। नाभिकीय भौतिकी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन के ऊपर जो नाभिकीय विखंडन के ऊपर वो आपका परमाणु बम के ऊपर आधारित होता है, परमाणु बम। और आपका जो नाभिकीय संलयन होता है उसके ऊपर आपको हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम आपका क्या होता है, आधारित होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में। तो ये कुछ हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि हमारी जो फिजिक्स है वो किस प्रकार से चलेगी। और इतने टॉपिक पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इस लेक्चर की खास बात क्या रहेगी, इस कोर्स की या इस लेक्चर की जो बात रहेगी वो खास ये रहेगी कि ये जो मैं लेक्चर करवाऊंगा आपको ये पूरा एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होगा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आजकल आते हैं, खासतौर से आपके जो रेलवे की एग्जाम होती हैं या जो टीसीएस जो एग्जाम लेती है, जैसे एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो किसी भी प्रकार की, उसमें अगर फिजिक्स आएगी या केमिस्ट्री आएगी या बायोलॉजी आएगी तो वो आपकी एनसीईआरटी में से आएगी। तो मेरे कोर्स का या मेरे सिलेबस का या फिर मेरे कंटेंट की एक विशेषता है कि ये जो कंटेंट होगा ये पूरा का पूरा किसके ऊपर आधारित होगा, एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होगा। तो आप विश्वास कर सकते हैं 2, 3, 4 क्लास में आपको पता भी चलेगा। एक चैप्टर पूरा होने के बाद उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना कितना इंटरेस्ट आपको आता है और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए में से आपके कवर होते हैं। खास बात यह है। तो रोजाना आपको क्लास मिलेगी, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और कमेंट कर लिया मैंने कि मैं आज से आपको रोजाना डेली वीडियो दूंगा तो दूंगा। अगर आप अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं और विश्वास कीजिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक नहीं कह सकता क्योंकि हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भौतिकी के बारे में। भौतिकी का जो टॉपिक है वो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।